नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है एड्स बॉडी रविशेष गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लेम ऑन HIV क्यूर। यानी कि एक जो एड्स निकाय है, तो उसने एक सरकारी अस्पताल के इस दावे को खारिज किया है कि वो HIV ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, ये दावा क्या था? दरअसल पे एक सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल है हैदराबाद में, तो उसने ये दावा किया था कि उसके द्वारा HIV के इलाज में कुछ लोगों को ठीक किया गया है। लेकिन जो देश में HIV और एड्स से संबंधित संगठन है, जिसका नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको, जो कि एड्स से संबंधित सभी प्रकार के औषधियों के संबंध में, इलाजों के संबंध में और जो भी ऐसे दावे किए जाते हैं इनके संबंध में निगरानी रखता है और एड्स आधारित कैंपेन, अभियान इत्यादि चलाता है। तो उसने कहा है कि ये पूरी तरीके से भ्रामक है, अर्थात मिसलीडिंग है। और इस तरीके का अगर कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है, कोई भी संगठन क्लेम करता है, दावा करता है, तो वो दावा करने से पहले ही उसे पहले नाको की अनुमति लेनी चाहिए थी, ताकि नाको पहले उस चीज़ को वेरीफाई करे, पहले उस चीज़ को देखे कि क्या वो सत्य है अथवा नहीं। और अगर नहीं है तो वो उस दावे को जारी करने से पहले ही उस पर बैन लगा दे। लेकिन हुआ क्या कि इस होम्योपैथी संस्थान ने कहा कि तकरीबन 8 लोगों का जो एड्स था वो इन्होंने होम्योपैथी दवा से ठीक कर लिया और तकरीबन 10,664 लोगों का ये लोग इलाज भी कर रहे थे। तो ये कहा गया नाको के द्वारा कि ये पूरी तरीके से झूठ है और ये भ्रामक है और हम इसके खिलाफ हैं। तो यहाँ पे नाको महत्वपूर्ण है, नाको के संबंध में एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर है, लेकिन उसमें खबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक नाम है, उसका नाम है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है तो भारतीय मानकों का एक ब्यूरो है जो ये तय करता है कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षा मानक, चाहे वो कहीं पर भी हों, उन्हें किस प्रकार से होना चाहिए। तो जो सड़क पर परिवहन के लिए सुरक्षा मानक हैं, तो उन्हें भी BIS ही निर्धारित करता है। तो हेलमेट वगैरह किस स्तर के होने चाहिए और कितने भारी होने चाहिए, उनमें कितनी मजबूती होनी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट को वो पास करना चाहिए, उनकी मजबूती जांचने के लिए दोस्तों कुछ टेस्ट यानी परीक्षण किए जाते हैं और तभी जाकर के किसी भी हेलमेट को भारत में BIS के द्वारा मान्यता दी जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे हेलमेट आते हैं, उनमें ISI मार्का नहीं होता है। तो वो जो हेलमेट होते हैं दरअसल पे किसी टेस्टिंग में पास नहीं होते हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं, अर्थात वो अक्सर कमज़ोर हेलमेट होते हैं जो एक्सीडेंट में टूट जाते हैं और अक्सर व्यक्ति को बचाने की बजाय व्यक्ति के लिए घातक साबित हो जाते हैं। तो अभी सरकार ने ये बातचीत की है BIS से कि जो हेलमेट के स्टैंडर्ड हैं भारत में, उन्हें अपग्रेड किया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए, ताकि उन्हें और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। एक छोटी खबर है दोस्तों, UPSC के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आपके लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच ऑफ गैजेट फॉर हेल्दी विज़न। यानी कि अगर आपको स्वस्थ आँखें चाहिए, तो आपको इन गैजेट यानी मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर वगैरह से कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा निजात पानी चाहिए। यानी कि कुछ वक्त के लिए आपको बाहर घूमना चाहिए। और ये कहा जाता है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग मायोपिक हो रहे हैं। तो मायोपिक एक प्रकार की नेत्र की समस्या है। तो आप देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनके बारे में आप ज़रूर देखिएगा, अक्सर आते रहते हैं परीक्षा में। तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि लोग दिन भर हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं डिवाइस, तो वो उनसे वही 25 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 35, 40, 50 सेंटीमीटर की दूरी तक होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दूर देखने की उनकी जो आँखों की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। तो उन्हें हमेशा चाहिए कि वो कुछ वक्त निकाल करके हमेशा घूमे टहले, ताकि उनकी जो नज़रें हैं वो दूर तक देखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम बनी रहें। दोस्तों, अगला सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असेसिंग ऑयल स्पिल, यानी कि जो एक तेल का रिसाव हुआ था तमिलनाडु तट के निकट, तो CPCB उसका आकलन कर रहा है। तो हुआ क्या था कि तमिलनाडु में चेन्नई के तट के निकट दो जहाज़ आपस में टकरा गए थे। जो एक जहाज़ था उनमें से, तो उसमें क्या लदा हुआ था, उसमें तेल लदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो रिसाव हुआ है, तो दरअसल पे उसके कार्गो में यानी कि उसके टैंकर में जो तेल भरा हुआ था उसका रिसाव नहीं हुआ है, क्योंकि रिसाव मात्र 20 टन तेल का हुआ है और टैंकर में तकरीबन 35,000 टन तेल भरा हुआ था। उनका ये कहना है कि जो रिसाव हुआ है, तो वो दरअसल पे जो
टैंक मतलब वो इंजन ऑयल जो होता है, यानी कि आपको पता होगा कि जहाज़ को चलाने के लिए भी एक इंजन होता है और उस इंजन में इंजन ऑयल होता है। तो टकराने के कारण जो जहाज़ था, तो चूंकि जहाज़ बहुत बड़े होते हैं और उनमें कई टन इंजन ऑयल डला होता है, तो वो इंजन ऑयल वहाँ पर रिसाव हुआ था, ना कि उस कार्गो में टैंकरों के अंदर जो तेल भरा था उसका रिसाव हुआ था। ठीक, तो इसी वजह से कहा गया सिर्फ 20 टन ही तेल का रिसाव हुआ। तो सीपीसीबी ने पहले क्या किया है कि वहाँ से कुछ सैंपल लिए हैं, क्योंकि दो चीज़ें, यानी कि एक तो तेल भी अब बह करके किनारे पहुँच रहा है और ऊपर से जो जानवर प्राणी मर गए हैं समुद्र में वो भी बह के किनारे पहुँच रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि लगातार इसकी सफाई कर रहे हैं। तो इस पे भी एक सवाल खड़ा किया गया था कि क्या वॉलंटियर के माध्यम से ही सारी सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि भारत के पास देखा गया है कि अगर कोई ऐसे तेल रिसाव की घटना हो तो इसकी सफाई के लिए, समुद्री सफाई के लिए कोई पर्याप्त उपकरण नहीं है, क्योंकि इसमें भारत सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। वहीं जो पर्यावरण मंत्रालय है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार तक जो भी नुकसान हुआ है तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो दोस्तों, पहली बात आपको तो ये बता दूं कि अगर कोई भी समुद्री तीर रिसाव हो जाता है भारत के आसपास की समुद्री सीमा में, तो वहाँ पर उससे निपटने के लिए कौन इंचार्ज होता है, वो होती है रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, तो वो किसके माध्यम से, वो जो कोस्ट गार्ड है तो उनकी सहायता से वो वहाँ पर काम करती है। तो ऑयल स्पिल मैनेजमेंट प्लान यानी कि तेल रिसाव प्रबंधन योजना किसके हाथों में होती है, वो होती है रक्षा मंत्रालय के हाथ। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, तो वो भी उसके पर्यावरणीय प्रभावों और उससे हुए नुकसानों का भी आकलन कर रहा है। इसके अलावा एक अन्य संस्थान है जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए, नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो उसने ये कहा है कि तकरीबन 20 टन तेल ही वहाँ पर लीक हुआ है। तो समझ गए ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो टैंकर के कार्गो था उसमें तकरीबन 32,813 टन तेल था, लेकिन वो नहीं गिरा। वो गिरता तो एक भारी तबाही होती। दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, लीची डिसीज रिपोर्ट लैंसेट मेक्स अमेंड्स आफ्टर फेलिंग टू गिव क्रेडिट। तो कल भी ये खबर छपी थी दोस्तों, मैंने नहीं बताया था आपको, आज भी बताने लायक तो नहीं है क्योंकि इसका कोई विज्ञान से संबंध नहीं है। दरअसल पे ये आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं उनसे संबंधित है। तो एक भारतीय वैज्ञानिक ने आरोप लगाया था कि जो ये छपी है रिपोर्ट, तो इसमें उसमें उसका बहुत ज़्यादा योगदान था इस शोध में, लेकिन जब रिपोर्ट छपी, जब थीसिस आई, तो उसका कहीं पे नाम नहीं था। तो इस बात में उसने नाराज़गी जाहिर की थी कि उसे कोई क्रेडिट यानी कि उसका कोई भी रॉयल्टी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे लैंसेट ने अब उस पर एक सुधार किया है और इसने कहा है कि जिन वैज्ञानिकों का भी उसमें किसी प्रकार का योगदान था, तो अब वो उसे उसका क्रेडिट देगा। और इस घटना के वैज्ञानिक पहलू हमने उस दिन काफ़ी लंबे से विस्तार में चर्चा किया था, उसी को इसने फिर से छापा हुआ है, यानी कि सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन सा वो हिस्सा था जो भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से खोजा था। अगला है दोस्तों, पैनल फॉर्म टू स्टडी हज पॉलिसी सब्सिडी इशू, यानी कि एक पैनल बनाया गया है जो कि हज संबंधी नीतियों और उस पर यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडियों के मुद्दों पर विचार करेगा। तो यहाँ पर जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में हैं, मतलब अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि एक रिपोर्ट जो पैनल बना है, तो पैनल उनको 1 या 2 महीने में रिपोर्ट देगा जिसमें कि ये बताया जाएगा कि जो हज नीति है उसे कैसे सुधारा जा सकता है, और उसके अलावा जो हज यात्री हैं तो उन्हें अधिकतम छूट कैसे प्राप्त हो सकती है, और साथ ही साथ जो हज यात्रा है तो उसे किस तरीके से बेहतर प्रबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो हज यात्रा होती है, तो पहले आपको बता दूं कि एक दरअसल पे इस पे इंटरनेट पोर्टल एक एप्लीकेशन के माध्यम से ही पहले जारी किया जा चुका है, जहां पर अब ये है कि हज यात्रियों को उसी के द्वारा अब सीधे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सऊदी अरब के द्वारा एक कोटा तय किया जाता है, यानी कि प्रत्येक देश से कितने हज यात्री जाएंगे तो ये सऊदी अरब तय करता है। तो भारत के लिए कोटा इस बार 35,000 बढ़ाया गया था, 1,70,000 किया गया है। तो जब संख्या बढ़ जाती है तो जाहिर तौर पे मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो वो पुरानी नीतियों पे नहीं चल सकते, क्योंकि पुरानी नीतियाँ कम लोगों को ले जाने के लिए थी, नई नीतियों में ज़्यादा लोग जाएंगे। तो जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो हर चीज़ में एक पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से ये किया गया है।
और इसके अलावा अगर ऐसी कोई यात्रा होती है जिसमें इतने लोग जाते हैं तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है, आपने देखा होगा कि बहुत पहले 2-3 साल पहले एक हज दुर्घटना हो गई थी वहाँ पर, जिसमें कई सारे भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी नीतियाँ निर्माण की जाती हैं, ताकि हर पहलू को सुरक्षित तरीके से इस प्रकार से बनाया जा सके ताकि शांतिपूर्ण और सहजता से हज यात्रा करके लोग भारत वापस आ सकें। एक छोटी खबर ये है कि बासित में बिकम पाक फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि जो अब्दुल बासित हैं तो पाकिस्तान के विदेश सचिव बन सकते हैं। तो दोस्तों बता दो अभी भारत में क्या है, जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं, तो आगे चल के शायद नवाज शरीफ जी इन्हें पाकिस्तान का विदेश सचिव बना दें। तो ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण होगा कि भारत में जो कोई भी उच्चायुक्त बैठता है पाकिस्तान का, तो दरअसल पे वहाँ का बहुत बड़े स्तर का विदेश मंत्रालय का अधिकारी होता है, यानी कि जो सबसे सीनियर लोग होते हैं उन्हें ही भारत में बैठाया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण देश होते हैं किसी भी देश के लिए, तो वहाँ पर वो हमेशा ही उनके जो सीनियर डिप्लोमेट होते हैं वही जा कर के बैठते हैं। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि यूएस सस्पेंड ट्रैवल बैन फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर, यानी कि यूएस ने जो यात्रा बैन लगाया था तो कोर्ट ऑर्डर के बाद उसने उस यात्रा बैन को सस्पेंड कर लिया, हटा लिया, निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, आपको शायद भ्रम रहा हो कि जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये जो ऑर्डर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा, तो ये असंवैधानिक है, ठीक। तो ये दरअसल पे कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तो अब ये कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं और जितने लोग इन 7 देशों से आ रहे हैं वो आ सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोर्ट का जो ऑर्डर था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर देने के बाद ऐसे लोग जो या तो अमेरिकी एयरपोर्ट्स पे पहुंच चुके हैं या कि उन हवाई जहाज़ों में सवार हो चुके हैं जो कि अमेरिका आ रहे हैं, तो उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आने से नहीं रोक सकते। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वो सभी लोग जो कि अभी हवाई यात्रा शुरू नहीं किए हैं, अगर उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, उनको सूचित कर दिया जाता है कि आप अमेरिका ना आएँ, तो वो अमेरिका नहीं आ सकते थे। लेकिन वो लोग जो कि उस दौरान हवाई जहाज़ों पे बैठ गए थे, यानी कि अगर उनके पास वीज़ा है, वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ है और वो अमेरिका आने वाले हवाई जहाज़ पे बैठ गए हैं या अमेरिकी एयरपोर्ट पे उतर गए हैं, तो उनको डोनाल्ड ट्रंप वापस नहीं भेज सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो वीज़ा कैंसिल करवा दें तब भी लोग वहाँ से आ जाएं। तो आपको बता दूं कि तकरीबन इस तरह 60,000 वीज़ा कैंसिल कर दिए गए थे। तो 60,000 वीज़ा जिनका कैंसिल हो गया था तो वो तो वापस आ ही नहीं सकते, मतलब वो तो अमेरिका आ ही नहीं सकते थे। पर जो लोग आ गए थे तो उनको भेजा नहीं जा सकता था वापस उनके देश। तो दोस्तों क्या था कि दरअसल पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इस बात को लागू किए रह सकते थे, जारी किए रह सकते थे, लेकिन उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट ने अभी जो सिर्फ एक ऑर्डर दिया हुआ है उसको रूलिंग बना दे, यानी कि जो एक आदेश है उसको निर्णय बना दे। तो दोस्तों आदेश और निर्णय में एक यही, ऑर्डर और रूलिंग में एक यही अंतर होता है कि जो ऑर्डर होता है तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष समय के लिए होता है, यानी कि एक छोटा सा ऑर्डर होता है और वो पूरी घटना के एक विशेष पक्ष से संबंधित होता है। लेकिन अगर रूलिंग आ जाती है तो दोस्तों फिर उसमें संवैधानिकता भी इन्वॉल्व हो जाती है, शामिल हो जाती है, और फिर वो एक जनरलाइज यानी कि एक सामान्यीकृत हो जाता है। तो उन्हें ये लग रहा था, क्योंकि एक बड़े जज जो हैं उनका नाम जेम्स रॉबर्ट है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इसके खिलाफ कोई रूलिंग ना दे दें कि ये पूरी तरीके से संवैधानिक है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके प्रभाव में आकर के बाकी जज भी जो हैं तो इस पे रूलिंग दे सकते हैं कि असंवैधानिक है और डोनाल्ड ट्रंप जो है तो इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। और फिर दोस्तों ये था कि यूएस कांग्रेस में भी इसका विरोध हो सकता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कि इसको वापस ले लेना बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी जो उन्हें एक अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखाना था, एक राजनीतिक रवैया दिखाना था उन लोगों को जिन्होंने उनको वोट दिया था, कि वो इसलिए वोट दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को नहीं आने देंगे अमेरिका। तो ये दिखा करके उन्होंने अपना जो एक वादा था तो एक तरीके से पूरा कर लिया। दोस्तों यही राजनीति होती है। राजनीति ये होती है कि आपको जो काम नहीं करना है तो आपको वो मजबूरी में कई बार करना पड़ता है, ताकि आप पब्लिक को दिखा दें कि देखो यार मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए आपने मुझे चुना था। अब ये कोर्ट वगैरह मेरे खिलाफ हैं, ये बाकी लोग मेरे खिलाफ हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तो ये पूरी राजनीति है दोस्तों। ये दरअसल पे डोनाल्ड ट्रंप
अगर चाहते तो बैन उनको लगाना ही नहीं था, लेकिन मतलब अंदरूनी तौर पे बैन नहीं लगाना चाहते होंगे, पर पब्लिक को दिखाने के लिए उन्होंने बैन लगाया। और जब बैन लगा करके जब 5-7 दिन में उसको वापस ही उठा लेना था तो क्यों लगाया भाई। तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि सिर्फ राजनीति थी इसके पीछे और कुछ नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक पैराग्राफ आप देख रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है दोज इंडिविजुअल विथ वीज़ा दैट वर नॉट फिजिकली कैंसल्ड, यानी कि ऐसे सभी वीज़ा जिनको कि भौतिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था, अर्थात उन वीज़ा को रिवोक नहीं किया गया था, तो वो सभी लोग अब अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बैन लगाया था तो उसके जस्टिफिकेशन यानी उसके उसे औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि वो जो 9/11 हुआ था तो हम वैसा हमला दोबारा ना हो इसलिए ये बैन लगा रहे थे। तो जो जज हैं जेम्स रॉबर्ट, तो उन्होंने ये कहा था कि इन 7 देशों का कोई भी आदमी इसमें शामिल नहीं था, उल्टे जो सऊदी अरब के लोग उस हमले में शामिल थे 9/11 में, उस पर तो कोई बैन नहीं लगा है। तो आपने उन देशों पे बैन लगाया था जो कि हमले में किसी शामिल ही नहीं रहे हैं। तो ये वाकई में एक बहुत वैलिड पॉइंट था उनका, एक बहुत महत्वपूर्ण एक आर्गुमेंट था, तर्क था कि जिससे निपटना वाकई में शायद डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लिए मुश्किल था। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि डिफिएंट ईरान टू कैरी आउट मिसाइल एक्सरसाइज, यानी कि अवज्ञापूर्ण ईरान और भी आगे चल के मिसाइल परीक्षण करेगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों ईरान। तो ईरान पे आपको पता है कि फिर से एक सैंक्शन, फिर से एक प्रतिबंध लगा दिया गया है यूएस के द्वारा। तो ईरान ने अभी एक अपनी रिवोल्यूशनरी गार्ड एक्सरसाइज यानी कि एक प्रकार का जो सैन्य अभ्यास होता है, तो उसमें ये दिखाने के लिए अमेरिका को कि हम तुमसे डरते नहीं हैं और तुम लगा लो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध, हम अपना मिसाइल परीक्षण बंद नहीं करेंगे। तो ये मिसाइल परीक्षण उन्होंने यही दिखाने के लिए किया था। तो यहाँ पर जो एक अमेरिकी अधिकारी थे तो उन्होंने कहा कि ईरान पे दरअसल पे प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि वो यमन में हूथी विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए ये सारी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे 2-3 कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच बिल्कुल नहीं बनती है, इन दोनों के बीच जो है तो शिया सुन्नी संघर्ष है। तो उसकी वजह से भी क्या है कि अमेरिका जो है तो सऊदी अरब का पक्ष लेता है। तो सऊदी अरब का ये कहना है कि अगर ईरान इस तरीके की लंबी रेंज की मिसाइल बनाता है तो आगे चल के हमको निशाना बना सकता है। नंबर 2 कि सऊदी अरब ने यमन में हूथी विद्रोहियों को ख़त्म करने के लिए बहुत दिनों से अभियान छेड़ रखा है। तो आपको बता दूं कि हूथी विद्रोही वही हैं कि जिन्होंने यमन की सरकार को बेदखल करके वहाँ पे राजधानी सना में कब्जा कर लिया था। तो चूँकि हूथी विद्रोही जो हैं तो वो शिया हैं, तो शिया होने की वजह से ईरान उनका सपोर्ट करता है। और वहाँ पे जो सरकार थी यमन में जो बेदखल हो गई थी तो वो सुन्नी थी, जो कि सऊदी अरब के दिशा निर्देशों पर कई बार काम किया करती थी। तो सऊदी अरब ने उसको बचाने के लिए, उस सरकार को बचाने के लिए और पुनर्स्थापित करने के लिए हूथियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था। तो हूथी जो थे तो उन्होंने संपर्क किया था ईरानियों से कि आप हमारी रक्षा के लिए कुछ करें। तो अब अमेरिका क्या है कि चाहता है कि हूथी विद्रोहियों को कोई समर्थन ना मिले ईरान से, ताकि सऊदी सरकार जो है, सऊदी सेना जो है हूथी विद्रोहियों को फिर से पीछे खदेड़ करके वहाँ पर फिर से वही यमन की पुरानी सरकार स्थापित कर दे। एक तीसरा पॉइंट भी है दोस्तों, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो इज़राइल है तो इज़राइल भी बहुत भयभीत है, क्योंकि ईरान ने कई बार इज़राइल को धमकी दी है इस बात के लिए कि वो इज़राइल पे बम गिरा करके इज़राइल को नष्ट कर देगा। तो अगर वो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करता है तो जाहिर तौर पे इनकी रेंज जो है तो ऐसी होगी कि जो इज़राइल तक अपनी मारक क्षमता रखेंगे और इज़राइल में भी आगे चल के बड़े हमले करने में सक्षम होंगे। तो आपको पता ही है कि अमेरिका हमेशा से ही इज़राइल के संबंध में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है। तो भले ही बराक ओबामा इस बात के विरोध में थे कि इज़राइल जो कर रहा है फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत कर रहा है, लेकिन इज़राइल के ऊपर जब कोई संकट आता है तो चाहे बराक ओबामा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई भी हो, वो उस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि इज़राइल के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। तो यही था कि इज़राइल जो है तो वो कहीं संकट में ना पड़ जाए, फिर सऊदी अरब और यमन का भी जो समस्या है तो वो भी ज़्यादा ना बढ़े, तो इसलिए इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया ताकि वो अपने मिसाइल परीक्षण रोके। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि दोस्त फॉलोइंग रिकन्सिलिएशन आर एंटी नेशनल से शिवसेना। तो दोस्तों रिकन्सिलिएशन होता है एक प्रकार की पुनर्वापसी या कि फिर एक प्रकार से पुनर्बातचीत या ऐसा कोई भी काम, अर्थात अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए तो फिर उसमें अगर फिर से सुलह की जाए तो उसे कहा जाता है रिकन्सिलिएशन। ठीक।
तो ये कहा है मैत्रीपाल सिरिसेना ने कि वो लोग जो कि इस तरीके की सुलह का विरोध कर रहे हैं वो एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी हैं। तो सीधा सा बात आपको बता दूं कि ये महिंदा राजपक्षे के ऊपर उन्होंने एक हमला किया है। तो है क्या मामला दोस्तों कि आपको पता होगा कि 2009 में लिट्टे के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी थी श्रीलंका की सरकार में, उस वक्त महिंदा राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो उसमें ये देखा गया था कि तमिलों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बल प्रयोग किया गया था। उससे लिट्टे तो हालांकि समाप्त हो गया, लेकिन तमिलों के बहुत सारे मानवाधिकारों का भी हनन हुआ, जिससे कि जो तमिल आबादी थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी सरकार से। तो दोस्तों जो महिंदा राजपक्षे हैं तो आपको पता है कि ये घोर तमिल विरोधी व्यक्ति हैं। तो इस वजह जब वो चुनाव इस बार हार गए और मैत्रीपाल सिरिसेना आए, तो जो सिरिसेना है तो दरअसल पे ये एक उदारवादी लिबरल किस्म के आदमी है, ठीक। तो इन्होंने तो एक काम जो किया था पहला, इन्होंने ये कहा था कि जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है तो वो तमिल भाषा में भी गाया जा सकता है, जिसको कि राजपक्षे ने बैन कर दिया था। और राजपक्षे ने इस बात का विरोध भी किया था जब इन्होंने ये बात कही। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा इन्होंने जो काम किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्री सेना एक बहुत संतुलित राजनीति को लेकर के चल रहे हैं। अर्थात कि एक तरफ जहां जो सिंघली हार्डलाइनर्स यानी कि जो सिंघली कट्टरवादी हैं तो उनको भी वो संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ जो तमिल लोग हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं उनको भी संतुलित कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं ये देखिए। एक तरफ तो जो तमिल हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में श्री सेना का सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन कई सारे जो तमिल हैं तो वो इस बात के लिए आलोचना करते हैं श्री सेना की कि जो रिकन्सिलिएशन एफर्ट है यानी कि जो सुलह की बातें और जो तमिलों के अधिकार की बातें हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं श्री सेना, ठीक। तो भाई कुछ तो बात मान रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं तमिल लोग। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो श्रीलंकाई जो हार्ड लाइनर्स हैं तो उनका ये है कि जो सिंघला बौद्ध लोग हैं तो जो वहाँ पे मेजॉरिटी हैं, बहुसंख्यक हैं, उनका ये कहना है कि तमिलों को इतनी ज़्यादा ताकत नहीं दी जानी चाहिए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण इतना नहीं होना चाहिए कि तमिल अपने इलाके में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और आगे चल के फिर से अलग देश की मांग करें, ठीक। तो मैत्रीपाल सिरिसेना एक तरफ आप देखेंगे कि तमिलों की काफ़ी कुछ मांग मान भी रहे हैं, और दूसरी बात ये देखेंगे कि वो पूरी तरीके से तमिलों के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, ताकि जो श्रीलंकाई बौद्ध हैं, जो सिंघला बौद्ध कहलाते हैं, सिंघला आबादी है, वो कहीं उनके बिल्कुल खिलाफ ना हो जाए। तो दोस्तों एक राजनीतिज्ञ की ये मजबूरी होती है कि वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर सकता है कि वहाँ पे जा कर के इतना तमिलों के पक्ष में चला जाए कि उसके जो आदमी हैं, जो मेजॉरिटी हैं, वही उसके खिलाफ हो जाएं और अगले चुनाव में उसको हरा दें। तो होता क्या है कि सबको अपनी राजनीति का ध्यान रखना होता है। तो तमिलों को वहाँ की ये बात समझनी चाहिए कि मैत्रीपाल सिरिसेना बहुत संतुलित तरीके से आगे चल रहे हैं, ठीक आगे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि देर से देर आगे चल के जो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है ये कुछ हद तक कर दें वहाँ पर तमिलों को, लेकिन अचानक से अगर कोई ये सोचे कि वो उसको कर देंगे तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दुनिया में किसी भी राजनेता के लिए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो फिर भी सिरिसेना कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक उनकी उदारवादिता का वो लक्षण जाहिर करता है।